हेलो व्यूवर्स, पिछले टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। न्यूट्रिशन और डाइजेशन वाले टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड द न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। द सेल, the food material taken in the during the process nutrition in the cell provide energy for various life processes। कहते हैं कि जो खाना लेते हैं वो कई लाइफ प्रोसेसेस यानी कई हमारे शरीर में ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए हम खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट में अपनी एनर्जी लेते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। कहते हैं कि कई ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं, जो कि खाने में से प्रोड्यूस होती है कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि ह्यूमन्स है, उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कहते हैं कि हर एक चाहे कोई भी प्रोसेस हो, सबसे पहले जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि ये वाला प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, आपको लर्न करना है। Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide। एक पायरुवेट होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं तो पायरुवेट बन जाता है। उसको हमने क्या करना है कि जो साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रोसेस उसका होता है, वो उसको क्या कन्वर्ट करना है हमने इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस जीस्ट में होता है उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कहते हैं कि जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की, अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना हो, एब्सेंस में हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना हो तो हम उसको एनारोबिक कहेंगे, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसको एरोबिक कहेंगे। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है, आपको लर्न कर लेना है अगर डिफरेंस आ जाए तो। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियम होते हैं। आगे चार्ट आने वाला है, उसमें सारा कुछ ही डिटेल में बताया गया है। ये वाला चार्ट है, मैं आपको ये भी डिस्कस करवाता हूँ। पहले मैं लाइन टू लाइन पढ़वा दूँ आपको, तो फिर आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ब्रेक डाउन 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ये देखिए, ये वाला हमने पढ़ना है, ये वाला यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये होता क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और साइटोप्लाज्म में जब वो होता है तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है। तो क्या वो बनाता है, पायरुवेट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, वी आर सकते पायरुवेट की डेफिनेशन। वो सबसे पहला प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पे क्या आएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ईस्ट की बात करें तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो ईस्ट में ऑक्सीजन ना होने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। मैं आपको एक बात श्योरली बता दूं कि हर एक प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी जो है रिलीज होती ही होती है। देखो, आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये लास्ट वाला कैसे लर्न करना है, हमें क्या करना है। लर्न करना है तो सिर्फ एनर्जी आपको ज़रूर लिखनी है। ये देखो, ये तीनों मैंने आपके कटवा दिए एक हिसाब के, क्योंकि ये हमेशा आने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप का आपने क्या लगानी है कि फर्स्ट और थर्ड में, इसमें और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, शराब, जो अल्कोहल होती है शराब, उसको कहते हैं इथेनॉल। सबसे पहले यीस्ट फर्मेंटेशन में होती है ना शराब, पिछली 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, उसको हमने याद करना है कि इथेनॉल किससे फॉर्म होती है, अल्कोहल किससे फॉर्म होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, और ईस्ट से ही फॉर्म होती थी। आपको लर्न कर लेना, पूरा टेबल लर्न करना है। जब पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कम होने पर मसल सेल में जो क्या आते हैं, क्रम्स आ जाते हैं ना, जैसे खल्लियाँ कई कहते हैं उनको, तो हिंदी में खल्लियाँ कहते हैं, वैसे क्रम्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण वो जो हमारे शरीर पे लेग्स पे क्रम्स पड़ जाते हैं, कई बार बाजू के भी पड़ जाते हैं जब हम जिम लगाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी बारे में यही बताया गया है। आगे देखिए तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल। क्या होता है कि सबसे पहले एनर्जी जो होती है एडीपी की फॉर्म में रिलीज होती है।
एडीपी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और जो एडीपी है ना वो अनस्टेबल सा है के हिसाब का कि वो ऐसे हमारी बॉडी से यूज़ तो एडीपी की फॉर्म में ही किया जाता है, पर क्या होता है कि जगह अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसी टाइम तो हम यूज़ कर नहीं लेंगे, तो क्या होता है कि एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। देखिए एडीपी है, इसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और एक साथ में फॉस्फेट लग के एटीपी बना देगा। और जब ये एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होगी तो ये वाला फॉस्फेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और एडीपी बना देगा। ठीक है, ऐसे इसमें पैरे में पूरा आगे बताया गया है। कहते हैं कि जो एटीपी का ब्रेक डाउन होता है गिविंग राइज टू एडीपी और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब देखो एटीपी है, एटीपी एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, देखो ट्राइफॉस्फेट बोले ना, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये किस से बना है, किससे बना है, एडीपी और साथ में एक फॉस्फेट लगा है। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, एटीपी। ठीक है, आगे हम देखें एटीपी की ये बोलें ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule. फिर से वही बात मैंने आपको बता दी पहले भी, ये वाला जो आपको एक हिसाब का लर्न कर लेना है। अगर आपको बोले कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है बॉडी में, स्टोर करना है, वो कैसे करेंगे, अगर उस बॉडी को फिर से हमारी चाहिए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये पूरा हमने लर्न कर लेना है। इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज द ATP टू डिराइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल। कहते हैं कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है जब एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है। फॉर एग्जांपल ये एटीपी है, इसका मॉलिक्यूल टूटना है ना एडीपी और फॉस्फेट में, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि कहते हैं कि 3.5 किलो जूल मोल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी आपने लिख देना है अगर आपको ज़रूरत है या पूछा गया है। थिंग of how a battery can provide energy of many kind of cell. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. Similarly the ATP, इसमें मेनली यही बात बताई गई कि जैसे जो बैटरी है, सेल की बैटरी है, वो जो क्लॉक के हैंड्स है उसको घुमाती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जी जो रिलीज हो जाती है। जैसे थर्मल एनर्जी है, ऐसे बहुत सारी कहते हैं कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है बैटरी के सेल से। कहते हैं कि ऐसे ही हमारी बॉडी है जिसमें से भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जब कंट्रैक्शन मसल होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ठीक है, ऐसे इसने बताया गया है। आगे हम देखें, since the aerobic respiration pathway depend on the oxygen, aerobic organism need to assure that there is sufficient intake of oxygen. इसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो काम करते हैं एरोबिक और उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन लेते हैं। कहते हैं कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस that all the cells are in contact with air, carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है मेनली, ये देखो वो इसमें बताया गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। कहते हैं कि बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं जो कि देखो ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसिस यानी मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती है। वैसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा जूम करके एक हिसाब का बता दिया गया है क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस दिखे नहीं जाते, वो सेल्स में होती है। ठीक है, इसमें बताया गया वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज टू स्ट्रोमेटा। ये प्लांट्स की बात की गई है, प्लांट्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं जिसमें कई बार जो साबी जो होती हैं वो एयर के कंटेक्ट में होते हैं और उसमें क्या होता है डिफ्यूजन हो जाती है। ऐसे प्लांट है, ऐसे एक प्लांट है, इसमें बहुत सारी फॉर एग्जांपल ये इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। इसके द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन प्लांट छोड़ेगा, क्योंकि प्लांट पे तो ऐसा ही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, द सेल और अवे फ्रॉम देम आउट इनटू एयर, ये इसमें पढ़ लिया हमने। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट जो है कई बार क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेता है क्योंकि इसको अगर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहते कि वो छोड़ता है अपनी। अगर उसको बहुत सारी ऑक्सीजन उसमें वेस्ट, अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड कम ली है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में भी ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार उसने ऑक्सीजन कम ले ली तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी
ज़रूरी नहीं है उतनी ही कम जाएगी, क्या पता ज़्यादा चले जाए, क्या पता पहला में स्टोरेज हो वो निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। कहते कि एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कहते कि जब नाइट होती है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट छोड़ रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि रात को प्लांट के नीचे या ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई बार क्या करता है कि जो प्लांट है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, वो खुद ही अपने पास रख लेता है और सुबह क्या करता है कि रेस्पिरेशन जो अपना प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसके लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होती है, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस साथ में ही हो रही होती है। इंस्टीड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकल रही होती है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animal that live in the water, the use the dissolved oxygen dissolved in the water. Terrestrial animals कौन से जो कि लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल जहाँ क्या बोल सकते हैं उसको, वाटर एनिमल्स वो हैं जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो आराम से ब्रीथ करते हैं, आराम से, बाकी भी आराम से करते हैं, पर उसका ब्रीथिंग रेट स्लो होता है क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, चाहे ही बहुत सारी गैसेस हैं पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। पर वाटर में क्या होता है, वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर में ऑक्सीजन थोड़ा ना, उनको बार बार अपना मुंह खोलना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, जैसे कि फिशिस है, आप देखा ही होगा कि वो बार बार मुंह खोलती हैं क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन और बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण वो अपना मुंह ज़्यादा से ज़्यादा खोलती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। आगे इस पैर की तरफ चलें। सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इज़ फेयरली लो कंपेयर, मैंने आपको करवा दिया है कि जो ऑक्सीजन का रेट है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है पर पानी में कम है, इसलिए क्या होता है कि ब्रीथिंग रेट जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स का ज़्यादा होता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल का कम होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड, एक्वेटिक वाटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिशेस टेक इन द वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स, इसमें वही बात बता दी गई है कि फ़िश कैसे अपना जो ऑक्सीजन है वो लेती है, अपने मुंह से वो पानी निकालती है और गिल से पास कर देती है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको बता दिया है कि उनकी जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस की बॉडी में, जिसका क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, कंटेक्ट विद रिचली सप्लाइड विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। एल्वियोली मेनली इसकी बात क्या की गई है कि ये आपको पूछ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे कौन सी चीज़ें जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ऑक्सीजन लेने के लिए और डिफ्यूजन छोड़ने के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, वो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोली, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ। Since the exchange of oxygen carbon dioxide has to place across the surface, ये आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे होते हैं। आपको क्या बोलना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं यहाँ से होते हैं वो फाइन एंड डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ डेलिकेट, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से उसको हमारी बॉडी में प्लेस किया गया है, ठीक है। So there have to be passages through the air in this area. The addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where oxygen is absorbed. कहते हैं कि ऑक्सीजन जो एल्वियोली हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी करते हैं, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। क्या लिखना है आपने, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स हैं वो मॉइस्ट होते हैं, थोड़ी नमी में होते हैं, फाइन एंड डेलिकेट होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और क्या लिखना है आपने, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल जहाँ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपको लिख देना है सी कैरेक्टरिस्टिक्स में। इन ह्यूमन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, ये पूरा प्रोसेस आगे बताया गया है कि सबसे पहले हम नोस्ट्रिल से लेते हैं, फिर आगे क्या होता है कि फाइन एयर हमारी नोज में प्रेजेंट है, ठीक है,
मेनली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, फ्रेश कर देते हैं, एयर को साफ कर देते हैं, उसकी जो डर्ट है वो अपने पास ही रख देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आगे थ्रोट में जाती है, लंग्स में जाती है, कार्टिलेज में जो थ्रोट होता है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो प्रेजेंट क्यों होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी एयर पैसेज है, जब हम एयर लेना बंद करेंगे तो क्या पता कि वो कोलैप्स कर जाए। कोलैप्स करने का मतलब है कि क्या पता, जैसे ऐसे है, ठीक है, रुक जाओ, जैसे ऐसे है हमारी विंड पाइप, अगर हम सांस लें तो ऐसे, क्या पता अगर हम सांस लेनी बंद करें तो वैसे हो जाए, ठीक है, और हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऐसे ऐसे हमारी विंड पाइप है ना, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट है, ताकि जब हम सांस ना भी लें तो ये भी जो रिंग्स हैं कोलैप्स ना हो हमारी विंड पाइप, जो विंड पाइप को ये जो रिंग्स है कोलैप्स नहीं होने देंगे। आगे हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, क्या होता है मैं आपको डायग्राम से पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमारी नेसल पैसेज से जाते हुए नोस्ट्रिल में आते हैं। नोस्ट्रिल में फंक्शन क्या है कि ये जो एयर है यहाँ पे जो कि हमारी डर्ट है हमारे एयर में वो सारी साफ हो जाती है, कि माइट कैविटी में जाते हैं, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया में जाती हैं। आगे ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली या एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोली को क्या कहा जाता है, और एयर सैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम ये पढ़ें। With the lungs, the passage divided into small and smaller tube, which finally terminate into balloon-like structure, which are called alveoli. It is very, very, very important. You should have to learn definition of the alveoli. The alveoli provide a large surface area. देखो ये भी आपको लर्न करना है कि वो लार्ज सरफेस एरिया जो प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे सकें। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स। आप एक बार सांस लेकर देखिए, आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर को जाएंगी और आपका पेट है जो अंदर को चला जाएगा। ठीक है, और जब आप सांस छोड़ोगे आपका पूरा जो नॉर्मल बॉडी पोस्चर है वो सेम का सेम हो जाएगा। एक बार करके देखिए, आपको पूरा एक बार समझ आ जाएगा। जैसे ही आप सांस लेते हैं आपकी चेस्ट कैविटी जो है ऊपर को आ जाती है। देखिए, अगर आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी चेस्ट कैविटी नीचे चली जाएगी और डायफ्राम भी नीचे चल जाएगा। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे ये वाला आपको ऐसे अपने एक्टिविटी में मैंने आपको करवा दी एक हिसाब की, ये भी मैंने करवा दिया आपको। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फील द, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो लंग्स है ना वो हवा से भर जाती हैं, ऑक्सीजन से भर जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ठीक है, The blood bring carbon dioxide from the rest of the body and release into the alveoli। मैंने आपको बता दिया लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ये देखो, ये है एल्वियोली, मेनली ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली, आपको ये लर्न करना है। ऐसे आपको मतलब कि अपनी इमेजिन करना है कि कैसे है एल्वियोली। ठीक है, बस आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, सिर्फ आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे आपको बना लेना है, आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको ये समझा दिया। आगे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर सैक इज टेकन बाय द ब्लड एंड द एल्वियोलर सैक टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन ली है वो हर एक सेल पे जाती है, और ये भी एल्वियोली का एक फंक्शन है कि वो रिकली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल होता है, हर एक बॉडी के सेल टिश्यू जो भी लिम्फ तक जो है ऑक्सीजन अपनी पहुंचाता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल द एयर इज टेकन इन लेट आउट द लंग अवे कंटेनर। कहते हैं कि क्या होता है जब हम थोड़ी देर के सांस अपनी बंद कर लेते हैं तो फिर भी हम जिंदा रहते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट हो 5 मिनट हो, हम जिंदा रहते हैं चाहे हमें ऑक्सीजन ना मिले। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी लंग्स जो है थोड़ी सी अमाउंट की ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास 100% हमारी बॉडी में आया तो ये हमारी लंग्स का ये फंक्शन है कि वो 90% ले लेगी, 90% अब्जॉर्ब कर लेगी या यूज़ कर लेगी, फिर भी 10% वो हमारी बॉडी में ही रहने देगी, ताकि अगर हमें प्रॉब्लम आ रही तो थोड़ी देर के लिए चाहे प्रॉब्लम आए तो हम जिंदा रह सकें। When the body size of animal is large, the diffusion pressure cannot take care of the delivery to all part of the body. Instead, respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lung. इसमें मेनली ये वाले पैरे में यही बात बताई गई है कि जो कई हमारे ह्यूमन जैसे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि ह्यूज जैसे एलिफेंट है, ज़ीब्रा है, ऐसे एनिमल में डिफ्यूजन यानी कि हर एक बॉडी कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेलर बॉडी होती है, कम्प्लेक्स है, बहुत सारे टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं,
ब्लड वेसल्स हैं, क्या क्या नहीं है हमारी बॉडी में। कहते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेला अपना काम नहीं चला सकता, इसलिए हमारी बॉडी में डेलिकेट तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। वो ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। और जो